नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के नए एपिसोड में। स्वागत करते हुए मुझे हर्ष है। दोस्तों, आज हम उस एक ऐसी चीज़ पर नज़र डालेंगे जिस पर आसानी से और आम तौर पर किसी की नज़र नहीं जाती है। आप इतिहास का अगर जानकारी रखते हैं इतिहास की, तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक विभाजन हो सकता है। ऐतिहासिक कारणों से ये विभाजन बना हुआ है। ऐतिहासिक कारणों के पीछे भी कुछ भौगोलिक कारण हैं और इन कारणों के बारे में मैं पहले भी अपने एक एपिसोड में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक और विभाजन रेखा की बात करने वाला हूँ, और वो विभाजन रेखा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर काल्पनिक रूप से अगर हम एक रेखा खींचते हैं जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का हिस्सा और इस तरह से आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्व में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक अगर एक रेखा खींची जाए, तो उस रेखा के पूर्व वाले हिस्से में और पश्चिम वाले हिस्से में भी काफ़ी बड़ा सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवधान है, बहुत बड़ा अंतर है। और इसी अंतर की ओर आपके ध्यान को आकर्षित करने का काम आज मैं करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात यह है कि इस विभाजन रेखा के पूरब की ओर अगर आप नज़र डालें तो आपको दिखाई देगा कि मातृसत्ता या मातृरेखीय समाजों का अस्तित्व यहाँ आज भी किसी न किसी रूप में नज़र आ जाता है। या तो वो देवियों के पूजा के रूप में आज तक बना हुआ है, या सचमुच मातृस्वामिक या मातृसत्ता या मातृरेखीय समाज का अस्तित्व भी कहीं कहीं बना हुआ है। जैसे कि केरल में नायर समाज की नारियां आज भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। उनका पिछले कुछ 50-60 साल पहले तक भी ऐसा परंपरा ऐसी रही है वहाँ पर कि आप देखेंगे कि नमूदरी समाज के नमूदरी ब्राह्मण लोगों के साथ ये महिलाएं अविवाहित संबंध बनाती थीं, उनसे बच्चे भी पैदा होते थे, और इस तरह की एक परंपरा अभी हाल तक मौजूद रही है। उसी तरह से उत्तर पूर्व में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों में या मणिपुर में आप देखेंगे माताओं को कितना महत्व है, और मातृसत्ता या मातृरेखीय समाज का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी बात पर ध्यान देते हुए हम देखेंगे कि माता माए, मरी माए, इस तरह की माताएं या गाँव देवी ये महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से पोचम्मा, मल्लम्मा और वेंकम्मा, इस तरह की अम्माएं मतलब माताएं आपको तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगी। और भी उत्तर में मतलब आप उड़ीसा या बंगाल में चले जाएं तो वहाँ भी, झारखंड में भी आपको विभिन्न देवियों के रूप में इनका अस्तित्व नजर आएगा। इन देवियों में विशेषता यह है कि ये पुरुषों पर निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता कायम रखती हैं और सारे समाज को वो नेतृत्व देने की क्षमता रखती है। इसीलिए शक्ति के रूप में उनकी बाद में पहचान हुई है। शक्ति पूजक लोग ऐसी देवियों की आराधना करते आए हुए हमें नजर आते हैं। तो दोस्तों, अभी जो परिदृश्य आपके सामने मैंने रखा है या जो चित्र का खाका आपके सामने पेश किया है, वो एक भौगोलिक काल्पनिक रेखा के आधार पर पूर्व और पश्चिम भारत को बांटने वाली रेखा है। जबकि हम देखते हैं कि इसके पीछे अब हम लोगों को ये समझना है
कि क्या ऐसे ऐतिहासिक कारण रहे होंगे जिसके कारण से पूरब वाले हिस्से में, भारत के पूर्व वाले हिस्से में आज तक मातृस्वामिक समाज या मातृरेखीय समाज या मातृसत्ता का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अस्तित्व बना हुआ है, जबकि पश्चिम वाले हिस्से में इसका नितांत अभाव दिखता है या ये नगण्य है। ऐतिहासिक रूप से इसके पीछे के जो कारण हैं वो कारण हम लोग पड़ताल उसकी करने वाले हैं, और वो ये है, मोटे तौर पर उत्तर पश्चिम से भारत में विभिन्न जातियों का आगमन के हमें बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इसकी शुरुआत अफ्रीका से बाहर आने वाली जातियों से हुई, जो आज से लगभग 70,000 साल पहले वहां से चले और सारी दुनिया में छा गए। होमोसेपियन के रूप में हम इनको जानते हैं। उन्हीं का एक प्रवाह भारत में आया और भारत के आर पार निकलते हुए भारत में कुछ लोग बस गए, जबकि अंडमान निकोबार होते हुए और भी आगे बढ़ते हुए जावा द्वीपों से गुजरते हुए ऑस्ट्रेलिया तक इनके जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसकी जो काल गणना है वो 70,000 साल या 60,000 साल पहले की है, लेकिन इसके बाद भी कई अलग अलग प्रवाहों में लोग भारत की ओर आते गए, भारत के प्रति आकर्षित हुए और भारत में आकर बस गए। ऐसे लोगों में हम सबसे ऐतिहासिक काल में देखते हैं, सबसे पुराने जो हैं वो आर्य लोगों का आगमन के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरी बात, भारत में ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि आर्यों के बाद भी ये सिलसिला हमेशा जारी रहा, अभी हाल तक भी चलता रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। इसमें हम कुषाण, हूण, गुर्जर, जाट आदि अलग विभिन्न समयों में विभिन्न जातियों के आगमन का प्रमाण देखते हैं, और अंत में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगल तक कई जातियों का भारत में आना और बस जाना, यह हमारा इतिहास रहा है। लेकिन पूर्व से आए हुए इन सभी तमाम जातियों में से आर्य जाति का प्रभाव सबसे अधिक रहा है, और उसने हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को, हमारे इतिहास पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। और इसलिए हम देखेंगे कि आर्य जाति जो पुरुष प्रधान जाति थी, जिसमें पितृसत्ता का बोलबाला था, ऐसी एक जाति वो भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद आने वाली जातियों में भी हम जाटों में ये चीज़ देख सकते हैं कि उसमें पुरुष प्रधानता नजर आती है, पितृसत्तात्मक ढांचा बना हुआ है। जबकि भारत में रहने वाली पहली पुरानी जातियों में तब तक मातृसत्ता कायम थी, और बंगाल को तो आप जानते ही हैं कि महाभारत में भी कहा गया है कि ये अंग प्रदेश या बिहार का भागलपुर वाला हिस्सा, वहाँ से आगे आर्यवर्जित प्रदेश है, यह म्लेच्छों का प्रदेश है इत्यादि। तो इन इलाकों में कभी आर्य आए नहीं, इसीलिए इन इलाकों में आर्यों का प्रभाव भी बहुत कम रहा है। ये हाल में 10वीं शताब्दी के बाद आर्य धीरे धीरे बंगाल में पहुँचे या और दूसरे इलाकों में पहुँचे, और इस कारण यहाँ उनका प्रभाव सबसे कम रहा है, और मातृसत्ता के या मातृरेखीय समाज के सारे लक्षण यहाँ किसी न किसी रूप में पूर्वी भारत में मौजूद रहे हैं, और यही हमारे आज के विषय का केंद्र बिंदु रहा है। तो दोस्तों, इसी बात पर आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, हमें उत्साहित करिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए। हमारे इस टीम ने बहुत कम
रिसोर्सेज के साथ आपके सामने आने की धृष्टता की है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस उत्साह को बनाए रखें, हमें प्रोत्साहित करते रहें और हमें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।